वेलकम बैक फ्रेंड्स। रिकॉल कीजिए एक बार सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 आपके लिए मैंने यहां पर उसको रिप्रोड्यूस कर दिया है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में हमने पढ़ा था सप्लाई एक्सक्लूड्स। सप्लाई एक्सक्लूड्स मतलब ऐसी एक्टिविटीज जिन्हें सप्लाई नहीं माना जाएगा, इन अदर वर्ड्स उनके ऊपर जीएसटी लेवी नहीं होगा, उन्हें जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। और इसमें मैंने आपसे बात की थी 2 पॉइंट्स की। नंबर 1, एक्टिविटीज कवर्ड इन शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 हम कर चुके हैं, शेड्यूल 2 कर चुके हैं, शेड्यूल 3 अब हम करेंगे जो बताएगा एक्टिविटीज जिन्हें सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुल मिलाकर हमारे पास बेटा 8 एंट्रीज हैं। ठीक है, कुछ सब एंट्रीज भी हैं, तो 8 पॉइंट नहीं है, 8 एंट्रीज हैं, तो वी हैव मल्टीपल सब एंट्रीज ऑल्सो। तो आपको यहां पर एक लिस्ट याद रखनी है। notified activities of state government, central government and local authority in which they are engaged as public authority, notified activities। अगर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी कुछ एक्टिविटीज एज ए पब्लिक अथॉरिटी एग्जीक्यूट कर रही हैं, ठीक है, और उन्हें अगर जीएसटी से बाहर रखना है तो इसके लिए गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन इशू करनी पड़ेगी। तो जी हां, इसके लिए नोटिफिकेशन इशू की गई है, वो मैं आपके साथ यहां डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो पहले ये कर लेते हैं फटाफट, ये बड़ा छोटा सा है। ठीक है, चाहो तो आज जहां पर आपने सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 लिखा था बेटा वहीं पर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहां पहले एक बार पॉज दीजिए, ठीक है, वीडियो क्लास को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए और फिर उसके आगे आप रिज्यूम कीजिएगा। तो नोटिफाइड एक्टिविटीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, इसमें क्या नोटिफाई किया गया इसको लिख लीजिए। सर्विसेज बाय वे ऑफ, सर्विसेज बाय वे ऑफ any activity entrusted to, any activity in relation to a function entrusted to मतलब उसको दिए गए हैं, entrusted to a पंचायत म्यूनिसिपैलिटी। आसान शब्दों में, ग्राम पंचायत जो गांव में एडमिनिस्ट्रेशन करती है और म्यूनिसिपैलिटी जो अर्बन एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती है, ठीक है, वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं पब्लिक को। तो जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं पब्लिक को, या गांव में ग्राम पंचायत जो अपनी सर्विसेज देती हैं लोगों को, ये जो सर्विसेज हैं इन्हें सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा, मतलब इनके ऊपर बेटा जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली में मैं कहता हूं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ठीक है, आपके एरिया में अलग म्यूनिसिपैलिटी हो सकती है, आपके जो लोकल म्यूनिसिपैलिटी है उसका नाम होगा। ठीक है, तो जैसे दिल्ली में है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली अगर दिल्ली के सिटीजन्स को, जो दिल्ली में लोग रहते हैं, उन्हें किसी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, किसी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जैसे जो दिल्ली में जो पानी का काम है, ठीक है, जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है वो एमसीडी है, तो जो एमसीडी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है वो क्या कर रही है, तो वो उसके ऊपर किसी तरह का जीएसटी चार्ज नहीं कर सकती। तो बड़ा सिंपल है, म्यूनिसिपैलिटी एंड ग्राम पंचायत जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है, वो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करेंगी। तो ये तो है बेटा ये नोटिफाइड एक्टिविटीज ऑफ स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटीज। तो ये नोटिफिकेशन दी गई, तो ग्राम पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है जी, एज अ पब्लिक अथॉरिटी वो जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें एडवर्टीजमेंट वाला काम नहीं है। ठीक है, वो अभी आगे देखेंगे। ये जो लोकल लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है, जो बिजनेसेस को प्रोवाइड की जा रही है, वो अलग है। अब आ जाते हैं यहां पर, ये इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटीज कवर्ड इन शेड्यूल 3। एक्टिविटीज कवर्ड इन शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 में कुछ एक्टिविटीज हैं उन्हें कवर किया गया है। चलिए आइए उनको पढ़ते हैं। अब ये आपके स्टडी मॉड्यूल से ही हम बोरो करेंगे। शेड्यूल 3, ये है आपका शेड्यूल 3, ये आपका शेड्यूल 3। शेड्यूल 3
There are few activities which are specifically not to be considered as supply. Schedule 3 of CGST Act 2017 lists down following activities which shall be treated neither as supply of goods nor as supply of services. बच्चे अगेन इसके ऊपर डायरेक्ट ही क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सप्लाई या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सप्लाई. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सप्लाई, तो 3 दे रखा होंगे पॉइंट और लास्ट होगा ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं. तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम आपको इन्वेस्ट नहीं करना है एट एग्जी लेवल. ठीक है, इसको एक बार गो थ्रू करते हैं. ये है पॉइंट नंबर 1. ये है पॉइंट नंबर 1, सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर. अगर ये मैंने पहले भी बताया था जब हम शेड्यूल 1 पढ़ा रहे थे, एम्प्लॉय अपनी जो सर्विसेज एम्प्लॉयर को प्रोवाइड कर रहा है ये जीएसटी के दायरे से बाहर है, उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं माना जाएगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. ठीक है, तो अगर एक एम्प्लॉय अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अपनी सर्विसेज एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड कर रहा है और उसके बदले जो सैलरी है वो जीएसटी के दायरे से बाहर है. सिर्फ हमने एक पॉइंट बात की थी, गिफ्ट. अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है, नंबर 1 उसका अमाउंट 50,000 से ज्यादा है, नंबर 2 वो अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट कवर नहीं है. याद होगा मैंने कहा था कि 100 एम्प्लॉयज में से 10 एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करते हैं मोटिवेट करने के लिए. ठीक है, जो अच्छी परफॉर्मेंस करेगा और उनको 1-1 लाख रुपए का पैकेज प्रोवाइड करते हैं फैमिली के साथ टूर का. तो वो जो गिफ्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है विच इज नॉट कवर्ड अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, केवल वो जीएसटी के दायरे में है. उसके अलावा अगर एम्प्लॉय अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर को कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा. ठीक है, देन पॉइंट नंबर 2, ये है बच्चे पॉइंट नंबर 2, सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल. तो कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं. अगर आपको किसी के अगेंस्ट केस करना है तो आप कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल में जाकर केस कर सकते हैं. उसको वो जो कोर्ट या ट्रिब्यूनल आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वो जीएसटी के दायरे से बाहर है. इसका मतलब जब आप कोर्ट में केस करते हैं और कोर्ट आपसे फी चार्ज करता है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा. ठीक है, ऐसे ही ट्रिब्यूनल में आप कोई केस फाइल करते हैं, ठीक है, मान लीजिए रेलवे ट्रिब्यूनल बनी हुई है, आप उसमें रेलवे के अगेंस्ट केस कर देते हैं, उसमें कुछ फी अगर लगती है या कहें वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, उसके ऊपर उसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है. तो लिस्ट आपको याद रखनी है. नंबर 2, सर्विसेज बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ये पॉइंट 2 था, अपने नोट्स पर ध्यान दीजिएगा. अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 3 में हमारे पास 3 एंट्रीज हैं. पॉइंट नंबर 3 ये है 3A, ये है बेटा 3B और ये वाली जो एंट्री है ये है 3C. एक बार याद हो जाएगा तो फिर एबीसी का कोई लॉजिक नहीं है. ठीक है, सिर्फ आपको बता रहा हूं शेड्यूल में एंट्रीज किस हिसाब से दी गई हैं. तो 3A क्या कहता है, फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय, फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब एमपीज, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर मतलब एमएलएज, मेंबर्स ऑफ पंचायत, ठीक है, जो सरपंच होते हैं, ठीक है, जो ग्राम पंचायत के मेंबर होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, पंच जिन्हें कहा जाता है. ठीक है, मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, जैसे एमसीडी के अगर म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन है तो जो उसमें पार्टिसिपेट करते जीतते हैं उसको काउंसलर कहा जाता है, तो मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी. ठीक है, एंड अदर लोकल एंड मेंबर ऑफ अदर लोकल अथॉरिटीज, ये जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, ये सर्विस है. अब समझिएगा, ये हम इनकम टैक्स में समझते हैं कि जो एमपीज या एमएलएज जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसके बदले उनको सैलरी मिलती है. ठीक है, मगर वो एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय नहीं है. तो यहां पर आप कहोगे सर वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय नहीं है, तो वो बट ऑब्वियस है इस क्लॉज के कारण बाहर नहीं हुए, बट स्पेसिफिकली कहा गया जो एमएलएज, एमपीज, मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत, मेंबर्स और म्यूनिसिपल काउंसलर्स या अदर मेंबर्स ऑफ लोकल अथॉरिटी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और उसके बदले उन्हें अगर कोई सैलरी मिल रही है, ठीक है, सैलरी मिल रही है, ये जीएसटी के दायरे से बाहर है. सो फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय एमएलएज, एमपीज, इसमें 5 लोग हैं. कौन है, एमएलए, एमपीज, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी जिसे म्यूनिसिपल काउंसलर भी कहा जाता है, एंड मेंबर ऑफ अदर लोकल अथॉरिटीज. इन्हें जीएसटी से बाहर रखा गया है. ये जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट को वो जीएसटी में सप्लाई नहीं मानी जाएगी. 3B, duties performed by any person, duties performed by any person who holds any post in pursuance of provisions of constitution in that capacity. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
ठीक है, भारत का संविधान जो पोस्ट क्रिएट करता है प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, वाइस प्रेसिडेंट की, जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, ठीक है, तो ऐसे ही वहां पर बहुत सारी पोस्ट अपॉइंट की गई है, बहुत सारी पोस्ट के बारे में बताया गया है। तो अगर कोई व्यक्ति अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, किसी पोस्ट को एक्सेप्ट करता है, वो जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस पोस्ट के लिए, उस पोस्ट पर रहकर, उसके बदले उसको पैसा मिल रहा है, वो जीएसटी के दायरे से बाहर है। ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी पोस्ट क्रिएट करता है बेटा, वो पोस्ट तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लिस्ट बहुत बड़ी है, कुछ एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट की पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दी गई है कि हमारे भारत का एक प्रेसिडेंट होगा, देन वाइस प्रेसिडेंट होगा, ये सारी पोस्ट कहां क्रिएट की गई हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दी गई हैं। प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन हो सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, कितने टर्म के लिए उसका अपॉइंटमेंट होगा, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस कहां दी गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दी गई हैं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई पोस्ट क्रिएट की गई है और उस पोस्ट पर जो व्यक्ति है वो अपनी सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी सैलरी मिलती है, प्राइम मिनिस्टर को भी सैलरी मिलती है, चीफ जस्टिस को भी सैलरी मिलती है, ठीक है, यूपीएससी का जो चेयरमैन है, यूपीएससी का चेयरमैन है, ठीक है, उसे अपॉइंट करने के लिए जो पावर दी गई वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दी गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो पोस्ट क्रिएट की गई है, उस पोस्ट पे जो व्यक्ति काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्विस, मगर उसे सप्लाई और सर्विस नहीं माना जाएगा, तो उसको जो अमाउंट मिल रहा है एज ए सैलरी उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। 3B नेक्स्ट, ठीक है, इसमें कैग भी कवर होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, लिस्ट बहुत बड़ी है बच्चे, ये सिर्फ कुछ एग्जांपल आपको दिए गए हैं। 3B हो गया। 3C, ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय person as a chairperson or a member or a director in body established by central government or state government or local authority and who is not deemed to be an employee before the commencement of this clause। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी कोई बॉडी एस्टेब्लिश करती है, कोई भी बॉडी एस्टेब्लिश करती है, उस बॉडी में कोई मेंबर अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है, उसको चेयरमैन बनाया गया है, उसे डायरेक्टर बनाया गया है, ठीक है। देखो होता क्या है हमारे इंडिया में, कुछ प्रॉब्लम होगी, एक कमेटी बना देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, कभी स्टेट गवर्नमेंट कमेटी बनाई थी, अगर स्टेट लेवल पर कोई घोटाला हुआ है, ठीक है, या कोई दुर्घटना हुई है, तो उसकी जांच के लिए एक कमेटी बना दी जाती है, वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। अगर नेशनल लेवल पर कोई घोटाला हुआ है या कोई घोटाला हुआ है, कोई मिस हैपनिंग हुई है, अनफॉर्चुनेट हो, तो उसके लिए कमेटी बना दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी कोई कमेटी बना रही है, कोई बॉडी क्रिएट कर रही है, ठीक है, उनके लिए क्या किया जाता है, उसके मेंबर होते हैं और उनका एक चेयरमैन होता है। तो बेटा उसमें जो मेंबर हैं उनको उसके लिए क्या मिलती है, उसके काम करने के लिए पैसे मिलता है। दैट मेंबर इज प्रोवाइडिंग हिज सर्विसेज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, लोकल स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, लोकल अथॉरिटी हो सकती है। तो उस पोस्ट पर जो व्यक्ति अपॉइंट किया गया है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसे सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो मान लीजिए कोई एक स्कैम हुआ और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस स्कैम की रिपोर्ट के लिए कमेटी बना दी, कि एक कमेटी बनाई गई, इस कमेटी में दो मेंबर हैं जो ये बताएंगे कि स्कैम हुआ, जिस व्यक्ति ने स्कैम किया तो वो कैसे किया, कितना बड़ा स्कैम है। बट ऑब्वियस है उसके लिए जो रेप्यूटेड पर्सन होते हैं, जो पहले गवर्नमेंट में मतलब नॉट जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो अच्छे लेवल पर गवर्नमेंट में एज एन एम्प्लॉय काम कर चुके हैं, वो रिटायर हो चुके हैं, उन लोगों को कमेटी का मेंबर बना दिया जाता है, चेयरपर्सन बना दिया जाता है, जो अपनी रिपोर्ट देते हैं। फ्री में काम नहीं करते, उनको उसके लिए पैसा मिलता है। तो वो जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एज ए मेंबर ऑफ कमेटी, ठीक है, उनकी सर्विसेज को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, उनको जो पैसा मिलेगा उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये तीनों के तीनों ये गवर्नमेंट से रिलेटेड हो गई, जो एंट्री नंबर 3 थी। तो 3A, 3B, 3C। चलते हैं 4 पर। 4, फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रीमेटोरियम और मॉर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज, ठीक है। तो इन एक्टिविटीज को सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना गया है, इनके ऊपर जो खर्चा होता है एक्टिविटीज के ऊपर, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। इवन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज, ठीक है, अगर डिजीज पर्सन को
ट्रांसपोर्टेशन, अगर डिजीज, अगर किसी डेड बॉडी को, ठीक है, अगर किसी डेड पर्सन की बॉडी को ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसा लिया गया है तो उस पैसे के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें। पॉइंट नंबर 5, अब आपको ये भी समझ आएगा मैं नंबरिंग क्यों देता हूं। सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज बी पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग। पहली चीज, सेल ऑफ लैंड। देखो हमने बात की थी कि इमूवेबल गुड्स का मतलब क्या था, गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। फिर हमने कहा गुड्स सर्विसेज एनीथिंग अदर देन गुड्स। तो हमने ये कंक्लूजन लिया था जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड एंड बिल्डिंग, वो गुड्स नहीं है तो वो सर्विस बन जाएगी। फिर मैंने ये भी समझाया था कि बेटा यहां पर लैंड एंड बिल्डिंग को कवर करने का ऑब्जेक्टिव लैंड एंड बिल्डिंग की सेल या परचेज पर जीएसटी लगाना नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग की सेल परचेज पर जीएसटी लगाना नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग की के रिलेशन में अगर कोई एक्टिविटी हो रही है उसके ऊपर जीएसटी लगाना है। तो पहली बात तो बेटा देखो अभी क्लियर हो गई कि सेल ऑफ लैंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं मानी जाएगी। लैंड सर्विस की कैटेगरी में कवर हुई क्योंकि वो गुड्स नहीं है। और यहां कहा गया कि भाई जो सेल ऑफ लैंड है वो सर्विस के दायरे में कवर नहीं होगा। फिर आगे, एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग। सेल ऑफ बिल्डिंग को भी सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा, किसे छोड़कर, ठीक है। सब्जेक्ट टू मतलब सर जो शेड्यूल 2 पैराग्राफ 5 क्लॉज बी में जिसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया था उसको छोड़कर किसी भी तरह की एक्टिविटी जहां पर सेल ऑफ बिल्डिंग है वो जीएसटी में कवर नहीं है। ज्यादा पुरानी बात नहीं बेटा, लास्ट क्लास में किया था और याद है मैं ये हर सबके साथ नंबर लिखवा रहा था। तो बेसिकली एक बार रिकॉल कर लो, ये आपसे बिल्कुल पहले पेज पर ही है। इसकी एक्टिविटी की बात करें, आपको याद होगा, एग्जाम्पल रिपीट कर रहा हूं, टीडीआई बिल्डर ने 100 फ्लैट्स की बुक कंस्ट्रक्शन की जिसमें से 70 फ्लैट्स बुक हो गए और बाकी 30 फ्लैट्स की सेल हो रही है कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद। तो बेटा ये जो सेल है आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, इसे तो शेड्यूल 3 में सप्लाई नहीं माना गया है, मगर शेड्यूल 3 ने कहा कि सप्लाई नहीं माना जाएगा। नंबर 1, सेल ऑफ लैंड, आउटराइटली सेल ऑफ लैंड को सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा। सप्लाई ऑफ सर्विस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी को सर्विस कहा गया है जीएसटी में। तो लैंड एंड बिल्डिंग सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है। सेल ऑफ लैंड सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है। सेल ऑफ बिल्डिंग इस ट्रांजैक्शन को छोड़कर सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है। मतलब जहां पर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की बुकिंग होती है केवल उसी को सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। अगर बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, फिर उसकी सेल कर रहे हो तो वो आपकी सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब लैंड की सेल के ऊपर जीएसटी नहीं है। बिल्डिंग अगर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की बुकिंग हो जाती है तो वो जीएसटी में कवर है। अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद बुकिंग हो रही है और पूरा पैसा बाद में मिल रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, वो यहां से भी हमारा फिक्स हो गया। डन। पॉइंट नंबर 6, एक्शनेबल क्लेम्स। गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल एसेट। गुड्स इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब क्या बेटा, एक्शनेबल क्लेम्स में दो ट्रांजैक्शन मैंने आपको बताई थी, लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग, और दूसरा अनसिक्योर्ड लोन। ये होता है एक्शनेबल क्लेम। और आपसे कहा था कि सभी एक्शनेबल क्लेम्स पर जीएसटी नहीं लगता। तो पहले तो हमें कहा गया कि जो एक्शनेबल क्लेम है वो गुड्स हैं। एक्शनेबल क्लेम क्या है, गुड्स हैं। फिर कहा गया कि रुको, एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग। तो बेटा एक्शनेबल क्लेम अगर क्या है, लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग, केवल इन्हें ही जीएसटी के दायरे में रखा गया है। इसके अलावा अगर एक्शनेबल क्लेम है उनके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। जैसे राइट टू क्लेम अनसिक्योर्ड लोन, वो एक्शनेबल क्लेम है, उस एक्टिविटी के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। लॉटरी जीएसटी के दायरे में रखी गई है, बैटिंग जीएसटी के दायरे में रखा गया है, गैम्बलिंग जीएसटी के दायरे में रखा गया है। इसके अलावा जो एक्शनेबल क्लेम है वो जीएसटी के दायरे से बाहर है, याद रखिएगा। ठीक है। एंट्री नंबर 7,
ये बेटा हमारे लिए बहुत ज्यादा काम की नहीं है एंट्री, ठीक है। ये सिर्फ एक तरीके से समझो तो सिर्फ एक क्लैरिफाई किया गया है, सिर्फ एक ही क्लैरिफाई किया हुआ है। देखिए मान लीजिए गुड्स यूएसए से आ रहे हैं, गुड्स यूएसए से आ रहे हैं और यूएसए से गुड्स को श्रीलंका जाना है, यूएसए से गुड्स को श्रीलंका जाना है, ठीक है। कस्टम में पढ़ेंगे हमारी लिमिट होती हैं, एक होता है इंडियन टेरिटोरियल वाटर, एक होता है इंडियन कस्टम वाटर एक्सेट्रा। तो जब गुड्स यूएसए से श्रीलंका जा रहे थे तो वो इन बिटवीन कस्टम वाटर में, हमारे इंडियन कस्टम वाटर में एंटर हो जाते हैं। बट समझिए ना, तो गुड्स जब उनका इंपोर्ट स्टार्ट हुआ इंडिया में, उनको डिलीवर करने की इंटेंशन थी और एक्चुअली में भी वो इंडिया में एंटर नहीं कर रहे हैं और इंडिया में ना ही डिलीवर हो रहे हैं, ठीक है। सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन पर्पज से है, एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कस्टम में यूज होगा। सप्लाई ऑफ गुड्स from a place in non-taxable territory to another place in non-taxable territory without such goods entering into India। अगर इंडिया के बाहर से, अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से किसी दूसरी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में गुड्स सप्लाई किए जा रहे हैं और इंडिया में एक्चुअली वो गुड्स एंटर नहीं कर रहे हैं, तो भाई उसके ऊपर हमारा इंडियन जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बेसिकली हम ये करना चाहते हैं कि भाई नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में गुड्स की सप्लाई की जा रही है तो वो जीएसटी के दायरे से बाहर है, बस, ठीक है। इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये वाला चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है, ये पॉइंट 8A, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस्ड गुड्स, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस्ड गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। देखिए ये भी एक तरीके से क्लैरिफाई किया गया है, ठीक है। जब आप कस्टम पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि अरे यार ये तो जीएसटी में कवर ही नहीं होता, मगर गवर्नमेंट अननेसेसरी की आर्ग्यूमेंट में इंगेज नहीं होना चाहती और अननेसेसरी के लिटिगेशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, इसलिए सिर्फ ये जो एंट्री है ये क्लैरिफिकेशन के नेचर में है। मैंने आपसे कहा था इंपोर्ट ऑफ गुड्स जीएसटी में कवर नहीं है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जीएसटी में कवर होता है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए कस्टम्स बना हुआ है, ठीक है। देखिए दो तरीके से होता है। जब गुड्स इंडिया में इंपोर्ट किए गए, ठीक है, मान लीजिए मिस्टर ए ने गुड्स इंडिया में मंगवाए, इंपोर्ट किए और वो कस्टम स्टेशन पर आते हैं, मिस्टर ए जो भी ड्यूटी बनती है, कस्टम ड्यूटी बनती है, वो पे करता है और उन्हें गुड्स को अपने शॉप पर या गोडाउन पर या फैक्ट्री में ले जाता है, काम खत्म, ये कस्टम्स में कवर है, डन। मिस्टर बी ने भी गुड्स मंगाए, अब कस्टम में हम पढ़ेंगे एक ऑप्शन होता है कि जो इंपोर्टर है वो ड्यूटी को थोड़े दिन बाद पे कर सकता है, मगर इसके लिए उसको क्या करना होता है, जब गुड्स इंडिया में इंपोर्ट किए जाते हैं वो पोर्ट से डायरेक्ट अपनी फैक्ट्री नहीं लेके जाता, वो पोर्ट से गवर्नमेंट के वेयर हाउस में सबमिट कर दिए जाते हैं और फ्यूचर में जब इंपोर्टर कस्टम ड्यूटी पे कर देता है तो फिर वो वेयर हाउस से गुड्स को होम कंजम्पशन के लिए, मतलब अपनी फैक्ट्री या शॉप या गोडाउन में लेकर जा सकता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा देखो, जब गुड्स मिस्टर ए ने इंपोर्ट किए और कस्टम ड्यूटी पे करी और डायरेक्टली अपनी शॉप पे ले गया, वो तो पता है वो कस्टम्स में कवर है, मगर भाई इसके ऊपर परेशान मत होना, मिस्टर बी ने गुड्स इंपोर्ट किए, उन्होंने ड्यूटी पे नहीं करी और गुड्स को वेयर हाउस में स्टोर कर दिया गया और एक महीने बाद वो वेयर हाउस जाते हैं, वेयर हाउस को जो गवर्नमेंट वेयर हाउस है वहां पर कस्टम ड्यूटी पे करती है, पे करते हैं और गुड्स को अपनी फैक्ट्री में ले आते हैं। तो भाई गलती में मत रहना, ये भी इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता है जिसके ऊपर कस्टम्स लगता है, ये जीएसटी की ट्रांजैक्शन नहीं है। तो बेसिकली अगेन बेटा ये भी क्लैरिफिकेशन की नेचर में है कि जैसे ये वाला पॉइंट कहा गया कि देखो जो ट्रांजैक्शन, जो गुड्स इंडिया के बाहर से इंडिया के बाहर ही डिलीवर हो रही हैं वो जीएसटी के दायरे से बाहर है, ऐसे ही ये जो एंट्री है जब गुड्स वेयर हाउस से, इंपोर्टेड गुड्स को वेयर हाउस में रखा जाता है और वेयर हाउस से क्लियर करा के फैक्ट्री के लिए यूज किया जाता है होम कंजम्पशन के लिए, भाई वो तो कस्टम्स में कवर होता है, वो जीएसटी में कवर नहीं होता। तो बेटा ये सिर्फ लिटिगेशन को कम रखने के लिए किया गया, अदरवाइज ये कस्टम की एंट्री है। ऐसे ये वाला पॉइंट देखिएगा, ये 8B है, बेसिकली ये भी कस्टम की है। इसे कहते हैं हाई सील, इसके लिए शॉर्ट वर्ड यूज कर लो, हाई सी सेल्स,
ठीक है, इसको जीएसटी से बाहर रखा गया। अब हाई सी सेल क्या होती है समझिएगा, ठीक है। हाई सी सेल इसको पढ़ लेना, पढ़ने की जरूरत है तो, अदरवाइज छोड़ देना। समझना हाई सी सेल बेटा होती क्या है। मैं यूएसए से इंपोर्ट कर रहा हूं, मैं गुड्स यूएसए से इंपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब बट ऑब्वियसली ये गुड्स कहां पर कवर होंगे, तो कस्टम्स में एक्ट में कवर होंगे, ठीक है। मैं यूएसए से गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूं, गुड्स अभी रास्ते में है, हाई सी सेल, ठीक है। गुड्स अभी रास्ते में है। अब यहाँ रास्ते का मतलब क्या है कि वो दूसरी कंट्री से निकल चुके हैं और अभी इंडिया में एंटर नहीं किए, इंडियन टेरिटोरियल वाटर में नहीं है। हाई सी, ठीक है, जो कॉमन सी है जिस पर किसी का हक नहीं है, वो अभी वहां पर शिप है। उस दौरान क्या होता है, उस दौरान क्या होता है, आप मेरे पास आते हैं, आप कहते हैं वेक सर मुझे गुड्स चाहिए। मैंने कहा यार अभी तो रास्ते में है, कंसाइनमेंट आ रहा है। वो कहते हैं सर एक काम करो, वो कंसाइनमेंट मुझे अभी बेच दो, मुझे कंसाइनमेंट चाहिए सर, मुझे कंसाइनमेंट बेच दो, मैं अपने आप कस्टम से क्लियर करा लूंगा। मैंने कहा यार मेरा क्या जाता है, बेच देता हूं, मैं नया कंसाइनमेंट मंगवा लूंगा। आप समझना, गुड्स मेरे पास नहीं है, गुड्स अभी रास्ते में है, गुड्स अभी रास्ते में है, ठीक है। मैं ये गुड्स आपको बेच देता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं पेपर आपके नाम कर दूंगा गुड्स के, मैं पेपर आपके नाम कर दूंगा। तो बेटा जब गुड्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं, ठीक है, जो एक्सपोर्टर है उसकी कंट्री से निकल चुका है और अभी हमारी कंट्री में एंटर नहीं हुए हैं, रास्ते में गुड्स हैं, और उन गुड्स को थ्रू डॉक्यूमेंट सेल कर दिया जाता है, इसे कहा जाता है हाई सी सेल। बेटा ये भी इंपोर्ट ही है, ठीक है। अब दूसरे व्यक्ति कर रहा है, वो उस पर कस्टम ड्यूटी पे करेगा, तो वो उसके लिए इंपोर्ट माना जाएगा, जिसके ऊपर कस्टम्स एक्ट लगता है, ठीक है, कस्टम्स एक्ट, ये जीएसटी के। तो अगेन ये भी क्लैरिफाई कर रही है एंट्री के भाई, जो हाई सेल होती है, जो वेयर हाउस से गुड्स होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कराते हैं, भाई ये तो कस्टम्स एक्ट में कवर हैं, इन्हें हम जीएसटी से बाहर रख रहे हैं, ठीक है। ये वाली एंट्री के ऊपर हमारे पास जीएसटी लगाने का अधिकार नहीं है, इवन इनके ऊपर कस्टम्स एक्ट भी एप्लीकेबल नहीं होता, तो इसको जीएसटी से बाहर रखा गया। तो एंट्री नंबर 7, एंट्री नंबर 8A, एंट्री नंबर 8B बेटा, ये वो एंट्रीज हैं जो जीएसटी नहीं, कहीं ना कहीं कस्टम्स रिलेटेड हैं। तो यहां क्लैरिफाई कर दिया गया कि हम इन्हें जीएसटी के बाहर रखना चाहते हैं, बट स्टिल एंट्रीज हैं, तो आपको बेटा याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है जी। ओके, चलो यहां पर हमारा शेड्यूल 2 क्लियर हो जाता है, बट अभी कुछ एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट कर लेना बेटा। सेक्शन 7 की मैं बात कर रहा था, सेक्शन 7 की बात कर रहा था, तो सेक्शन 7 में ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। मगर इसके अलावा भी, इसके अलावा एक नोटिफिकेशन, इसके अलावा एक नोटिफिकेशन और एक सर्कुलर भी आप याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, वो चाहे यहीं पर लिख लो, प्लस प्लस, इसको अगर हम बात करें, प्लस ग्रांट ऑफ लिकर लाइसेंस, बेटा ये सप्लाई नहीं होता। देखो जो लिकर लाइसेंस है, लिकर सॉरी, जो लिकर होती है अल्कोहलिक लिकर, ठीक है, वो जीएसटी के दायरे से बाहर है। इसका मतलब आपको बताया था, जो लिकर मैन्युफैक्चर है, जब वो लिकर डिस्ट्रीब्यूटर या शॉप की ओनर को लिकर सप्लाई करता है, ठीक है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी चार्ज करने की, बराबर। अब भाई लिकर सेल करने के लिए, लिकर सेल करने के लिए लिकर लाइसेंस लेना जरूरी होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट देती है किसी व्यक्ति को। अब समझिएगा, लिकर की सेल को तो जीएसटी से बाहर रखा गया है, मगर जब हम बात कर रहे थे सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, तो वहां पर वर्ड यूज किया गया था, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और उसका एक एग्जांपल था लाइसेंस। तो यहां पर जो लिकर लाइसेंस है उसे क्लैरिफाई किया गया कि भाई जो लिकर लाइसेंस है वो भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। तो इसका मतलब जो लिकर की सेल है उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा, और वाइन शॉप ओपन करने के लिए अगर आप स्टेट गवर्नमेंट से लिकर लाइसेंस ले रहे हैं तो उसकी जो लाइसेंस फी पे कर रहे हैं उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। बेटा ये थ्रू नोटिफिकेशन रहा गया, ठीक है, ये नोटिफिकेशन है, लिख लीजिए, ठीक है, ये बाय नोटिफिकेशन,
एक्सक्लूड किया गया। तो ये वाला जो लाइसेंस है ये नोटिफिकेशन के थ्रू जीएसटी के दायरे से बाहर किया गया, अदरवाइज ये जीएसटी में कवर हो जाता। क्योंकि जो हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि गुड्स एंड सर्विसेज पे लगा सकते हो अदर देन लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वहां पर लाइसेंस की बात नहीं की थी। और अगर हम सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 को पढ़ें तो बेटा जो लाइसेंस फॉर लिकर सेल होता है वो जीएसटी के दायरे में कवर हो गया था। तो इन्होंने गवर्नमेंट ने बाद में क्लैरिफाई किया कि नहीं, हम लिकर की सेल के लिए जो लाइसेंस देते हैं उसकी जो फी है उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगाएंगे। और एक और कीजिएगा, लिखिएगा इंटर स्टेट मूवमेंट of various modes of, ये बड़ा मजेदार है, कन्वेंस। ठीक है, ये बेटा सप्लाई नहीं है और ये बाय सर्कुलर क्लैरिफाई किया गया, ये बाय सर्कुलर क्लैरिफाई किया गया। देखिए गुड्स इंक्लूड्स, गुड्स मींस ऑल काइंड्स ऑफ मूवेबल एसेट। रेल क्या है? मूवेबल एसेट। रेल क्या है? मूवेबल। अब भाई रेल एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रही है, बस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रही है। ठीक है, जब सेम स्टेट में मूवमेंट होती है तो उसे कहा जाता है इंटर स्टेट, सॉरी इंट्रा स्टेट। जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में होती है उसे कहा जाता है इंटर स्टेट। अब हुआ क्या मजेदार, देखो ये है जब लॉ बनता है तो ये प्रॉब्लम होती है। एक ट्रक के ऊपर मारुति कार जा रही है फैक्ट्री से शोरूम पर। समझना बहुत ध्यान से, इस एग्जाम्पल को समझना। मारुति की फैक्ट्री फॉर एग्जाम्पल जो यूपी में है, मारुति की फैक्ट्री जो यूपी में है, ठीक है, वहां से 5 मारुति कार एक बड़े ट्रक में लोड की जाती हैं। डन। अब वो ट्रक उन मारुति कार को लेकर दिल्ली में मारुति के शोरूम में डिलीवर करता है। डन। जो मारुति की 5 कार हैं वो भी व्हीकल है, ओके। और जो बड़ा ट्रक है जो उसको लेकर आ रहा है बेटा वो भी व्हीकल है। अब जो मारुति की कार है वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, जो बड़ा व्हीकल है वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है। ये जो मारुति की कार है ये अभी क्या है? ये स्टॉक है। ये क्या है बेटा? स्टॉक इन ट्रेड। तो यस, ये हमारा स्टॉक ट्रांसफर होगा। और मैंने आपको याद है जब समझाया था, जब हम बात कर रहे थे सप्लाई ऑफ गुड्स के पर्टिकुलर एक्टिविटी को सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा, तो हम वहां पर बात कर रहे थे। ठीक है, सॉरी शेड्यूल 1 में हमने इसको बात की थी सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, वहां पर स्टॉक ट्रांसफर का मैंने एग्जांपल दिया था। तो मारुति के फैक्ट्री से मारुति के शोरूम में 5 कार ट्रांसफर की जा रही है, दैट इज स्टॉक ट्रांसफर। स्टॉक ट्रांसफर। वहां पर जो मारुति की कार है वो स्टॉक इन ट्रेड है, वो तो जीएसटी के दायरे में कवर होगा। मगर जो बड़ा ट्रक है बेटा वो एज अ कन्वेंस यूज हो रहा है, वो एट प्रेजेंट स्टॉक इन ट्रेड नहीं है। तो जब कोई मोड ऑफ कन्वेंस, चाहे वो 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, कार है, ठीक है, गाड़ी है, ट्रक है, ट्रेन है, जब वो मूव कर रही है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो भाई उन्हें सप्लाई नहीं माना जाएगा। ये इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि आप कहो कि अरे दिल्ली से ट्रेन चली और वो यूपी जा रही है, तो सर ये तो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ ट्रेन हो गई। जी नहीं, वो अब गुड्स नहीं है। तो ये क्लैरिफाई किया है गवर्नमेंट ने। ठीक है जी, तो बस ध्यान रखिएगा। ये एक सर्कुलर था तो मैंने आपको सिर्फ कर दिया। हमारे इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल कवर नहीं करता है, बट ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो एक ही क्वेश्चन पूछेगा शेड्यूल 3 के ऊपर, वो सारा यहां पर आपको बेटा क्लैरिफाई करवा दिया मैंने। तो चलिए, यहां पर हमारी सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्लियर हो जाता है। और जो सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 है, एज आई हैव टोल्ड यू, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। तो यहां पर सेक्शन 7, ठीक है, क्लियर हमारे पास हो जाता है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 का कुछ हिंट नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा, जहां पर हम कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई करेंगे, कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वहां पर सप्लाई का जो चैप्टर है हमारा, ठीक है, जो लेसन है, ये बेटा हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद हमें स्टार्ट करना है लेवी एंड कलेक्शन अंडर जीएसटी। टिल देन कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।